हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर स्वाति मैम है, जो करेंटली रिसर्च साइंटिस्ट है एम्स दिल्ली में। ठीक है, तो सबसे पहले स्वाति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। थैंक यू मधुर। ठीक है। सो मैं आप सभी को बता दूं, स्वाति मैम करेंटली रिसर्च साइंटिस्ट हैं एम्स दिल्ली में। और इन्होंने पीएचडी, इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रो बायोलॉजी हम बोल सकते हैं। और पीएचडी इन्होंने आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। तो आपको जितने भी बच्चे नीट की एमबीबीएस के बारे में सोचते हैं, एम्स के बारे में जाने का सपना लेके चलते हैं, तो आपको इस कन्वर्सेशन से बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है, जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है। एक तो हम बात करते हैं टीचर से कि सर इसमें फील्ड क्या क्या है, ठीक है। और एक मैं जो मैम आपको बताने वाली है, वो मैम उस करियर को जी चुकी है। तो बेसिकली जो जी चुका होता है ना, कि उस करियर से निकल चुका होता है ना, उसको बेहतर एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ पे हमको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली 11 12 के बच्चे हो, चाहे वो बीएससी के बच्चे हो, चाहे वो एमएससी के बच्चे हो, चाहे वो पीएचडी के बच्चे हो, चाहे वो पोस्ट डॉग हो, तो उन सबको हम आज इंक्लूड कर लेंगे इस कन्वर्सेशन में। क्योंकि मैम का मैं आपको सभी को बता दूं, 15 से 20 साल का बायो में ही एक्सपीरियंस रहा है। तो आपको बहुत नई चीजों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और जो आजकल के बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं नीट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वो केवल यही सोच बोलते हैं कि सर क्या बायो में नीट ही एक ऑप्शन है क्या। ठीक है, आजकल वैसे तो जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बच्चे सेलेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो है ना, नॉलेज बहुत ज्यादा है, इस वजह से पहले तो नॉलेज होती नहीं थी। 2014 15 की हम बात करें, जहाँ जब यूट्यूब का इतना क्रेज नहीं था, नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं होती थी। बट अब नॉलेज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हम उसमें से भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको मैम के एक्सपीरियंस से उन चीजों के बारे में रियलिटी पता चलेगी, कि जो बच्चे एमबीबीएस का सपना देखते हैं, क्या वो चीज वहां पे जाने के बाद इतनी आसान भी है क्या। तो आपको रियलिटी फेस आपको आज पता चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैम, सबसे पहले तो आज अभी जो आप करंट में वर्क कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें। जी मधुर। मधुर, अभी मैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पे काम कर रही हूँ। और उसके बारे में अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। यस, यस, सो यस। वन ऑफ द रीजन क्या होता है कि जब भी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो ब्लड चेकअप के लिए बोलता है। और ब्लड चेकअप के लिए बोलते हैं एंड उसमें ना वो आपके वैल्यूज देखते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल की। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो आपका बैड फैट जो आपके ब्लड वेसल्स और जो बॉडी में स्टोर होता है उसको वो पंप करता है एंड लीवर को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके। पर उसके जो नंबर होता है और जो उसका क्वालिटी होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आपका विद इन द रेंज एचडीएल आ रहा है विच इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो एचडीएल की क्वालिटी है वो अच्छे से बैड फैट को पंप कर रहा है या उसको इनगल्फ कर रहा है, उससे वो पता नहीं चलता है। तो क्वालिटी असेसमेंट पे मेरा वर्क है। अच्छा। जब हम एचडीएल की क्वालिटी असेस करते हैं तो इन जनरल उसको 12 डेज लग जाते हैं, बिकॉज आप उसमें सेल्स को कल्चर करोगे, उसमें बहुत सारे टेस्ट लगाते हो एंड उसका फिर फाइनल जो रिजल्ट आता है। तो मेरा भी रिसर्च ये है कि मैंने उस 12 डेज के प्रोटोकॉल को 1 डे में कन्वर्ट किया है, जिसमें मैंने ओके। सेल्स को रिप्लेस करके एक मटेरियल का इस्तेमाल किया है। एंड अभी उससे आगे का काम है कि मैं उसकी इफिशिएंसी बढ़ा रही हूँ, क्योंकि नेचुरल जो प्रोटोकॉल होता है एंड जो आप आर्टिफिशियल बना रहे हो, दोनों में फर्क होता है। ओके। ठीक है, तो मैं उस पे काम कर रही हूँ। और इन फ्यूचर टारगेट ये है कि कुछ ऐसा रैपिड किट हम डेवलप कर लें कि जिसमें आप अपने एचडीएल की क्वालिटी पता कर सकते हो इन रियल टाइम मैनर कि हाँ अभी हमारा एचडीएल की क्वालिटी इस तरीके से है। सो दैट कि आप अपनी जो हेल्थ का जो असेसमेंट है वो आप अपने घर पर भी कर सकते हो। ओके। तो इन शॉर्ट अभी मेरा ये काम है। ओके, तो बेसिकली जो कि रिसर्चर का एक काम होता है कि चीजों को पहले से बेटर बनाना। ठीक है, कि अगर किसी चीज में टाइम ज्यादा लग रहा है तो टाइम कम करना है, एफिशिएंसी बढ़ाना उस चीज की। ठीक है। तो ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेसिकली जो सबसे फर्स्ट डिसीजन होता है ना स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैं 11 12 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरे को 10th के बाद से ही सबसे पहला डिसीजन आ जाता है बच्चे को लेके,
कि वो मैथ सब्जेक्ट के साथ जाए या बायो के साथ। तो बेसिकली हम करियर ऑप्शंस की बात करते हैं, और बहुत सारी वीडियोज हैं करियर ऑप्शंस को लेके, मैं आप सभी को बता दूं। बट जो एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो इंसान उस जर्नी को पूरा जी के जाता है, वो आज आपको पता लगने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि आपके अकॉर्डिंग, आपसे अगर कोई बच्चा पूछने आए आज के टाइम पे कि मैम मेरे को मैथ सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए या बायो सब्जेक्ट के साथ, तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे उसको? देखो, सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि किसी का भी सजेशन मत लो। हम्म। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि हमारा किस में पोटेंशियल है, पहले हमें अपने पे वर्क करना चाहिए। और हमें कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव फील होता है कि अरे उसके पास तो बायो है, मैं तो आर्ट्स लेना चाहिए, या मतलब सबका अपना एक इंटरेस्ट होता है एंड सबके अपनी स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मैथ बहुत खराब था और अभी भी मैथ बहुत खराब है ऑनेस्टली। लेकिन मेरे फादर का रहता था कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मैथ लो। हर कोई मेरे आसपास जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी, क्लासमेट्स थी, सभी मैथ्स ले रहे थे। तो मुझे बहुत ज्यादा इंफीरियर फील हो रहा था कि अरे सब मैथ्स ले रहे हैं, सभी आईआईटी निकालेंगे। एंड इवन जो मेरे जो ट्यूटर थे वो भी बोलते थे कि बायो में कोई स्कोप नहीं है स्वाति, मैथ में ही है। काइंड ऑफ एक वो इंसल्टिंग भी लगता था। तो फिर मुझे था कि मुझे जिसमें इंटरेस्ट है, अगर मुझे मेरा बायो अच्छा है और मेरा मैथ खराब है, तो मैं बायो पे ही ऑप्ट करूंगी, चाहे कोई कुछ भी ऑप्ट करे। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि ठीक है हम 11th 12th मैथ से कर लेते हैं या हम बायो से कर लेते हैं या आर्ट से कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। आपके इंटरेस्ट की चीज होगी तो आप आगे तक उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन आप दूसरे को देख के चूज करोगे ना, तो आप कभी उसमें ना आगे नहीं पहुंच पाओगे। तो कोई आर्ट्स भी ले रहा है, और ऐसा नहीं है कि कोई आर्ट्स ले रहा है तो वो सबसे ज्यादा डाउन है। यूपीएससी वही लोग बिल्कुल निकालते बिल्कुल। हैं, बीटेक वाले भी वही निकालते हैं, आईआईटी वाले भी वही निकालते हैं, एम्स भी वही निकालता है। तो मेन है कि आपको जो खुद से पसंद हो सब्जेक्ट, आप उसको चूज करें। इंटरनेट पे कितने भी गाइडलाइंस हो, कुछ भी हो। एंड सेकंड, आपको वो सब्जेक्ट आप एंजॉय कर रहे हो, एंड उससे रिलेटेड आगे क्या ऑप्शंस होते हैं वो थोड़ा आपको आइडिया भी होना चाहिए। कि अगर मैं बायो ले रहा हूँ और मेरा मैथ में भी इंटरेस्ट है, दोनों चीजें भी होती हैं समटाइम्स। राइट राइट। कि आजकल इंटरडिसिप्लिनरी भी, हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी भी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आप उस हिसाब से सब्जेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैं ये वाला सब्जेक्ट बायो लेता हूँ या लेती हूँ तो इससे आगे जाके क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिर एक होता है कि मैं अगर मैथ ले रहा हूँ तो मेरा आगे क्या क्या ऑप्शंस है, कि मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे एम्स में जाना है। वो दोनों ना भी मिले तो और क्या अदर ऑप्शंस हैं। तो राइट मेन है कि आपका जो इंटरेस्ट हो, दुनिया की कभी मत सुनना। राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम ने बताया है। ठीक है कि आपका जो इंटरेस्ट है उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। कई बार पेरेंट्स के कहने पे या जो सराउंडिंग, जैसे मैम ने कहा, ठीक है, बेसिकली जेई और नीट की सराउंडिंग ज्यादा कि हाँ ये तो कर ही ले, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है करियर में। तो बिल्कुल सही कि आपके इंटरेस्ट जो है आप उसके साथ जा सकते हैं। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि आपने भी क्या ऐसा कोई प्रिपरेशन करी थी? जैसे हम 11th 12th में बायो लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि नीट का एग्जाम हमको देना है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो था आपके टाइम पे कि आपने ऐसा कुछ दिया था? ऑनेस्टली मैं बोलूं तो पॉडकास्ट में जो भी चीजें बोल रही हूँ, जो रियल है मैं वो बताना चाहूंगी। बिकॉज प्रोफाइल देख के मेरी प्रोफाइल देख के लगेगा आपको कि बहुत ज्यादा ही अच्छे अच्छे टैग्स हैं, कि आईआईटी है, एम्स है, फ्रांस का टैग है एंड ऑल। पर स्टार्टिंग जर्नी अगर आप देखोगे तो मैं बहुत ही मीडियोकर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट वाली कैटेगरी में रही हूँ शुरू से लेके अब तक। बट ये है कि जो दिमाग में था मैं वो करती गई उसमें। तो 12th तक ऑनेस्टली मुझे बस ये पता था कि मुझे बायो लेना है। ठीक है, तो मैंने बायो लिया था। एंड 12th में आके मुझे पता चला था, जो सीपीएमटी का एग्जाम होता है जिसको अब नीट के फॉर्म में हो गया है, राइट राइट पहले राइट। सीपीएमटी एआईपीएमटी की फॉर्म में होता था। तो के 12th के टाइम पे मुझे पता चला कि अच्छा सीपीएमटी भी होता है डॉक्टर। तो फिर मुझे क्लिक किया कि हाँ यार, मुझे मेडिकल फील्ड में तब से इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। लेकिन मेरे पास गाइडेंस भी नहीं थी, ऑनेस्टली बोलूं फाइनेंशियल कंडीशंस भी ऐसी नहीं थी कि मैं कोटा या कहीं और दिल्ली आके कोचिंग या प्रिपरेशन करना शुरू करूं। तो कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कुछ बुक्स एंड ऑल कि आप ये वाली चीजें तैयार करो सिलेबस के अकॉर्डिंग।
तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया था। हालांकि मैंने कोई गैप नहीं लिया था। मैंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑप्ट किया था, जो कि मेरी मेरी ही होम सिटी बुलंदशहर से रही है। एंड जो मेरी यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जिसको मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही हैं। तो वो मैंने ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मैंने काफी ज्यादा उसमें मेहनत किया था कि मैं अपने कॉलेज की भी स्टडी करती थी और मैं पीएमटी की भी स्टडी करती थी। ओके। तो सेल्फ स्टडी था। और मेरा जो था बीएएमएस क्लियर हुआ था। जो रैंक आई थी, अभी क्या आई है मुझे याद नहीं है। पर दिमाग में तो वही होता है कि सिर्फ स्कोप है तो सिर्फ एमबीबीएस में है, या बीडीएस में भी नहीं है, बीएचएमएस में भी नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आपके रैंक कुछ भी आती है, आपको कोर्स कोई सा भी मिलता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको उस पे जाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एमबीबीएस था। एंड देन उस टाइम पे फिर मुझे था कि नहीं, मैं एक बार और अटेम्प्ट देना चाहूंगी एंड ऑल। लेकिन फिर समहाउ मतलब एक था कि मुझे मास्टर परस्यू करना है। अब मतलब इट्स लाइक कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ओके। फिर मैंने मास्टर माइक्रोबायोलॉजी से किया था, वो भी मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से किया था। तो मतलब मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। एंड अगर गाइडेंस है आपके पास तो अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है। नहीं भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप पैसे खर्च कर कर ही आप एम्स का या नीट का एग्जाम आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही है मैम ने कि जो चीजें होती हैं वो तो बाद में हम, अगर हम आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए किसी एग्जाम के लिए तो हम एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। बट कंडीशन से कि हमारा भी वो सपना है या नहीं, ठीक है, कि वो सराउंडिंग ने हमारे ऊपर थोपा है या हमने खुद ने वो डिसीजन लिया है। ठीक है, कई बार इस पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। तो मैम, मेरा नेक्स्ट सिनेरियो ये है, हम आपकी बीएससी और एमएससी की जर्नी पे भी आने वाले हैं। बट उससे पहले मेरा सिनेरियो ये है कि जैसे कोई बायो के फील्ड में है और सबसे जो काउंसलिंग मैं करता हूँ, पेरेंट्स के साथ मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन मार्क यही आता है कि क्या नीट ही एक ऑप्शन है क्या? मान लो नीट में नहीं हुआ, ठीक है। जैसा कि मैं भी मीडियोकर स्टूडेंट ही था, ठीक है। बाद में जाके चीजें चेंज हो सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने स्वाति मैम है, जो कि हम आगे बात भी करेंगे। तो मैम, मेरा क्वेश्चन यही है कि उन पेरेंट्स को और उन स्टूडेंट्स को आप बताना चाहें कि अगर नीट में नहीं होता है, क्योंकि आजकल आपने भी बहुत सुन रहे होंगे, आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि नहीं होता है सिलेक्शन तो बच्चे थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, पहले तो ये था कि ठीक है, नहीं हुआ तो हम दूसरे फील्ड में जा रहे हैं। बट आजकल प्रेशर में बहुत आ जाते हैं बच्चे। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना चाहेंगे बच्चों को कि देखो बच्चे, ये भी ऑप्शंस हैं। यस मैम। एंड सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी स्पेशली पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को ना बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना करें। अगर आपको लगता है कि नीट करके एमबीबीएस कर लिया तो दुनिया में आपका नाम हो जाएगा, या पता नहीं कुछ अलग सा कहते हैं ना वाओ टाइप हो जाएगा, राइट तो राइट। ऐसा नहीं है। आप एम्स आ जाओ, किसी को मिलना हो तो मैं वहां पे एग्जैक्ट सिनेरियो बता सकती हूँ कि जो एमबीबीएस सिर्फ एक डिग्री के रूप में काउंट होता है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री। उसके बाद अगर आप सोचोगे कि आप बहुत बड़े सर्जन बन जाओगे सिर्फ उस डिग्री से, तो ऐसा नहीं होता है। मेडिकल फील्ड की जो जर्नी होती है वो बहुत बड़ी होती है। आपको एमबीबीएस करना होता है, फिर आपको पीजी करना होता है, चाहे आप एमडी करो एमएस करो। उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा। फिर आप डीएम करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, एमसीएच, जो भी आपका तब सिनेरियो रहता है। एंड ऑल्सो फिर आपका मेन टारगेट फिर यही होता है कि आप एक, या तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाए या फिर आप एज अ फैकल्टी बने, कहीं पे भी हो सकता है, वो एम्स हो, पीजीआई चंडीगढ़ हो, कहीं भी। तो जस्ट आपके दिमाग में सिर्फ जो 12th के स्टूडेंट्स हैं और जिनके पेरेंट्स हैं, यही रहता है कि अच्छा हमारे सोसाइटी में नाम हो जाएगा कि अच्छा नीट कर लिया है। इंटरेस्ट है आपके बच्चे का और आपको लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, तो आप उसको जरूर बोलें कि परस्यू करें। पर अगर आपको पता है कि उस बच्चे का किसी और चीज में इंटरेस्ट है, भले वो बायो में इंटरेस्ट है पर वो मेडिकल में नहीं है, क्योंकि इतने सबका मेडिकल में इंटरेस्ट होना पॉसिबल नहीं है। राइट। बिल्कुल। और अगर किसी ने जबरदस्ती नीट क्लियर भी कर लिया, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एमबीबीएस में स्टैंड नहीं कर पाते हैं। राइट। एम्स में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, आप रिकॉर्ड देखना, अगर 120 स्टूडेंट्स आते हैं एमबीबीएस के, तो 120 के 120 पास आउट होते ही नहीं है, ड्रॉप आउट्स भी होते हैं। क्यों? ओके। क्योंकि वो प्रेशर झेलना, बाहर से सिर्फ एम्स दिल्ली दिखता है, बोलते हैं कि
अरे हमारा बेटा या बेटी एम्स में पढ़ रहे हैं, पर वो जो उसके माइंड पे जो प्रेशर पड़ता है वो धीरे धीरे आप अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो। और यही रीजन होता है कि हम बच्चों से एक्सपेक्टेशंस बहुत रख लेते हैं, ठीक है, एंड वो नहीं पूरा कर पाते तो उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो पेरेंट्स को डिसाइड करना होगा कि उनके लिए डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बच्चे की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको किस में इंटरेस्ट है, नंबर वन। नंबर टू, एमबीबीएस के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। मेडिकल फील्ड में तो ये है कि आपका एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हो तो नर्सिंग ऑफिसर की बहुत सारी जॉब्स निकलती है हर साल, आई गेस 2 बार निकलती हैं एम्स के लेवल पे, और ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा निकलती है। आप फार्मा का कोर्स भी कर सकते हो, आप लाइफ साइंस में बहुत सारे कोर्स है, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसमें बीटेक भी होती है आपके, और बीएससी भी होती है, बीएससी जूलॉजी भी आप कर सकते हो, बीएससी बॉटनी भी आप कर सकते हो। एंड उसके अलावा अगर आप बीएससी बायो कोई सा भी स्ट्रीम ले लो तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के होते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर के होते हैं, तो बहुत सारे और भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 12th है तो सिर्फ एमबीबीएस है। एंड ऑल्सो जैसे कुछ स्टूडेंट्स का नीट क्लियर नहीं हो पाता है एंड उनका अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, या मे बी वो रिस्क लेते हैं कि हाँ ठीक है हम 50-60 लाख में एमबीबीएस करा देते हैं, ठीक है। राइट। तो ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कि शायद लोगों को पता है या नहीं, और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने अपने सामने देखा मैं बताती हूँ। आप 60-70 लाख रुपीस खर्च करते हो एमबीबीएस में, लेकिन जब आप एमबीबीएस करके आते हो एंड आप मार्केट में जाओ जॉब लेने के लिए, ठीक है, 40 से 50 थाउजेंड से ज्यादा, चाहे आप एम से भी एमबीबीएस हो चाहे आप प्राइवेट से भी एमबीबीएस हो, आपको उससे ज्यादा, अगर आप सोचते हो कि एमबीबीएस करने के बाद आप 2-3 लाख रुपए महीने कमा लोगे एंड वो जो लोन लिया है उसे आप चुका दोगे, अगर आपके फाइनेंसेस सही नहीं है, तो आप देख लोगे आप कितने बड़े ट्रबल में आने वाले हो। क्योंकि एक हमें दिखता है कि अच्छा एमबीबीएस कर लेंगे तो हम इतना कमा लेंगे। इसके पीछे का रीजन ये है, आज के टाइम में एमडी, एमएस, सर्जन, कंसल्टेंट बहुत सारे हैं। एंड ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर किसी के क्लिनिक के बाहर सिर्फ एमबीबीएस लिखा है और किसी के क्लिनिक के बाहर एमएस या एमडी या एमसीएच लिखा है, तो वो चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, लोग एमएस एमसीएच वाले डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे। तो आप देख लो कि आप जो प्राइवेट में भी खर्च कर रहे हो, तो अगर आपका खुद का बैकअप ऑप्शन है, जैसे बहुत सौ के फैमिली बैकग्राउंड में ही हॉस्पिटल्स होते हैं खुद के राइट। राइट। या क्लिनिक होते हैं, तब तो ठीक है, आप बैकअप प्लान रहता है एंड आप उससे अपना अ, मतलब कर सकते हो आगे। रिटर्न भी ले सकते हो। हाँ, पर जिसका जो मिडिल क्लास फैमिली से है उसको है कि नहीं मुझे एमबीबीएस इतना पैसा खर्च करके ही करना है, तो इंडिया में रियलिटी यही है। एंड ऑल्सो कुछ लोग रशिया जाते हैं क्योंकि वहां राइट। पे कम पैसे लगते हैं, तो वहां से आके जस्ट आप इंडिया में आके नहीं प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, आपको एमसीआई का एग्जाम देना होगा, उसके बाद आप ऑथराइज होगे। तो आप सोचो कि ग्राउंड रियलिटी आपको पता नहीं है, सिर्फ आप एमबीबीएस एमबीबीएस ही सिर्फ आपको दिखता है। ओके। तो ये सो रियलिटी है। बिल्कुल। सो मैंने तो आपको सभी को स्टार्टिंग में बताया ही था कि जो आपको रियलिटी है जो एक्चुअली में चल रहा है वो आपको आज पता लगने वाला है, ठीक है। तो स्वाति मैम ने बहुत अच्छे से आपको सभी को एक्सप्लेन करके बताया है कि अगर आपका इंटरेस्ट है और आपके पास बैकअप प्लान भी है तो आप परस्यू कर सकते हैं डोनेशन देके, जो कि हम सुनते हैं, ठीक है, कि 50-60 लाख नहीं, कभी कभी 1 CR तक भी चल जाता है कुछ अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी है तो आप परस्यू कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि उसके आगे भी हमको क्या करियर मिल रहा है। क्या हम केवल यही सोच के जा रहे हैं कि एमबीबीएस पूरी हो जाएगी तो हाँ हम कहीं भी क्लिनिक ओपन करके और हमारे पास आगे तो लाइन लग जाएगी पेशेंट्स की, ठीक है। तो जैसा मैम ने आपको एक्सप्लेन किया कि ठीक है कि जो ज्यादा जितना एक्सपीरियंस होगा उसके पास ऑब्वियसली पेशेंट उसके पास जाना प्रेफर करेगा, ठीक है। बट मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमने उस बात की तो बात करी कि चाहे आप एम्स से पास आउट हो या फिर आप प्राइवेट से पास आउट हो, बट आप ये भी बताना चाहें कि एम्स में ऐसा क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं जिससे बच्चे जो प्रिफर करते हैं कॉलेजेस में जाना, अच्छे कॉलेजेस में जाना, जो आप बताना चाहें।
एम्स में जो फैसिलिटीज है मैं बोलना चाहूंगी बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। और पर मैं एक चीज इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्स दिल्ली में ही फैसिलिटीज हैं राइट। और इंडिया के किसी और कॉलेज में नहीं है। आप बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें और हॉस्पिटल्स हैं जिनमें फैसिलिटीज हैं। वन थिंग इज फर्स्ट, एमबीबीएस की फीस काफी कम होती है। प्लस वहां पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। जो फैकल्टीज होते हैं वो खुद इतने रिगरस प्रोसेस के थ्रू वहां पे फैकल्टी बनते राइट। हैं। तो और उसके अलावा वहाँ जो हॉस्टल्स होते हैं वो भी आपको चीपर रेट पे मिलते हैं, और मतलब अच्छे रूम्स होते हैं वहाँ पे, एसी भी लगा होता है, अच्छा खासा रूम आपको मिलता है। मेस की फैसिलिटीज भी मिलती है। एंड अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना चाहो तो वो सारी चीजें भी होती है। फेस्ट होता है जिसमें कोई ना कोई सिंगर या कोई ना कोई म्यूजिक बैंड आता है। ठीक है। एंड आप एक्चुअल में जो एक होता है ना कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो कि मेडिकल फील्ड को, राइट। वो आप सीखते हो। पेशेंट डीलिंग देखते हो। जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनको एमडी स्टूडेंट्स या सीनियर रेसिडेंट्स के साथ लगाया जाता है, उनको ओटी में भी भेजा जाता है। तो वो पूरा उनका रियल एक्सपोजर होता है कि अगर जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपको पेशेंट्स को देखना होगा। ओटी में ये कंडीशन होती है, वार्ड में एडमिट होता है तो ये कंडीशन होती है, जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो क्या क्या चीजें प्रोटोकॉल्स होते हैं जो राइट। आपको फॉलो करने होते हैं। और जो आपकी थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसको वो प्रैक्टिकल फॉर्म प्रैक्टिकल। में भी दिखाते हैं। जैसे आपको बॉडी डाइसेक्शन होता है वो करते हैं। तो जो भी आप वहाँ पे पढ़ते हो वही चीज आप सीखते भी हो प्रैक्टिकली भी। और सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, वो आप कहीं पे भी चले जाओ। तो इसलिए मैंने बोला कि इंटरेस्ट हो तभी आप परस्यू करो, क्योंकि जस्ट नीट क्लियर करना या आईआईटी जेई क्लियर करना जस्ट एक एक फर्स्ट स्टेप भी नहीं फर्स्ट है। स्टेप, ये मेन राइट। होता है कि वहां पे आने के बाद आप स्टैंड कर पाओ। आईआईटी दिल्ली में भी मैंने देखा है कि लोग बीटेक में एडमिशन लेने के बाद उनसे कोर्स चल भी नहीं सही पाता है, बात है। क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था, पेरेंट्स ने फोर्स किया, ले लिया। ठीक है। तो बहुत राइट। सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। ओके। तो फैसिलिटीज अच्छी हैं इसमें, चीपर हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब रियली, मतलब आई कैन से दैट। ओके, तो बेसिकली कन्वर्सेशन जो का जो मैं अगर बताऊं दो तीन पॉइंट में, इट्स बेटर आपका सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, क्योंकि फैसिलिटी जैसे मैम ने बताया कि हर कॉलेजेस में अच्छी फैसिलिटीज हैं। ठीक है, एक्सपोजर अच्छा है। जैसे हम बात करते हैं कि क्या आईआईटीज में ही ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। हर कॉलेजेस में आपको पढ़ाई तो ऑब्वियसली कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसके लिए बच्चे इतना भाग रहे हैं, इतना रेस लगा रहे हैं। बट मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होता है तो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, उस पे हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं। जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो भी परस्यू करें, ऐसा जरूरी नहीं है। वो आपको अभी मैम ने बताया है एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, और सेकंड थिंग कि अगर जिनका नहीं होता है, तो मैम ने इतने सारे फील्ड्स बता दिए हैं, कम से कम नहीं तो 10 से 15 फील्ड्स अभी मैम ने बता दिए हैं जो आप एमबीबीएस के अलावा परस्यू कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो मैम अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी अब बीएससी की जर्नी में आना चाहूंगा। ठीक है, कि आपका जो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, मेरा जो माइक्रोबायोलॉजी बीएससी का एक्सपीरियंस रहा था तो मेरा होम टाउन से ही था। ओके। एंड मेरी ट्वेल्थ जो थी वो हिंदी मीडियम से थी, यूपी बोर्ड से थी। एंड जो ग्रेजुएशन था तो उसमें ऑप्शन था कि आप या तो हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, या मिक्स में कर सकते हो। ओके। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा ना पैशन था कि नहीं, मुझे इंग्लिश में ही करना है। एंड तब मैंने फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जो कि वहाँ पे कोई भी नहीं पढ़ता था, जैसे ओके। माइक्रोबायोलॉजी की प्रेस्कॉट ओके। और भी बुक्स थी। तो मैं बहुत सारा वो पढ़ती रहती थी। ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा कहते हैं ना, जैसे हाई लेवल ऑफ एक आ जाता है कि नहीं, अब तो एक्साइटमेंट है, पैशन है एंड इंटरेस्ट है कि, और माइक्रोबायोलॉजी वाज लाइक कि बहुत अच्छे से पढ़ती थी मैं। एंड फर्स्ट टाइम था कि मैं टॉप भी की थी उसमें, ट्वेल्थ तक तो बस लाइक एवरेज एवरेज होती थी और बहुत ज्यादा डांट भी खाती थी मैं। तो फर्स्ट ईयर में मैंने टॉप किया था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं टॉप करूंगी, लेकिन उसके बाद जब आप एक बार टॉपर हो जाते हो तो आपको फिर वो
सस्टेन रखना ना है। चाहते हुए भी वो सस्टेन करना पड़ता है, जो कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी टॉपर बनूं, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं ग्रेजुएशन करके अपना कुछ ना कुछ एग्जाम क्लियर करना चाहती हूँ। पर लाइफ के आपके जो जर्नी होती है वो अलग होती है, कि जो आप सोचते हो, डिसाइड करते हो, उससे कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है वो डिपेंड करता है, वो जर्नी अलग रहती है। तो बिल्कुल। ग्रेजुएशन में थ्रू आउट मतलब ऑल 3 इयर्स में मेरा टॉपर का सीन रहा था। ओके। देन उसके बाद मेरा मन था कि वनस्थली मुझे जाना है, वहां पे माइक्रोबायोलॉजी करना है एंड ऑल। तो एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि हमेशा ग्रेजुएशन के बाद हमेशा दिमाग में रहता है एमएससी अच्छी जगह से करनी चाहिए लाइफ साइंस में, कि आप चाहे आप आईआईटी रुड़की भी ऑफर करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफर करते हैं वनस्थली भी। तो एक काइंड ऑफ इन्फिनिटी थी कि नहीं, मैं अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी में ही लूंगी तो पीपल यूज टू से कि अरे सीसीएस को कोई नहीं पूछता है, वहाँ के लोग गधे होते हैं, और मतलब इट वाज लाइक कि यार मतलब और फैमिली से भी बहुत ज्यादा दूर अलाउ नहीं था मुझे दैट टाइम पे। ओके। तो मतलब मुझे नियर बाई में ही मिल सकता था, तो मैं मेरठ गई थी। तो इनिशियली लोगों ने काफी क्रिटिसिज्म किया कि तुम क्यों इधर ले रहे हो, वनस्थली में लो। एंड हर जगह का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है, तो दैट टाइम पे मेरे लिए फिजिबल था कि मेरठ में ही करना था। पर अब मैं इस पॉइंट पे कह सकती हूँ किसी को भी कि जो अगर सीसीएस से भी नीचे यूनिवर्सिटी में हो, सीसीएस मेरे लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी रही है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अच्छे में हो तो भी आप अच्छा करोगे। ऑब्वियसली जो अच्छे में, मैं उनको नहीं क्रिटिसाइज करूंगी क्योंकि आपने वहां तक मेहनत करके पहुंचे हो, एक्सपोजर मिलता है डेफिनेटली। एंड जिनको नहीं मिल पाया ड्यू टू एनी रीजन, कि आपकी हेल्थ कंडीशन अलाउ नहीं की थी, फैमिली ने अलाउ नहीं किया, या बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सिचुएशन हो जाते हैं कि आप एडमिशन नहीं ले पाते या प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो, तो आप जिस जगह पे हो, आप अगर बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से भी हो ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एट द एंड चाहे कोई आईआईटी से हो या कोई सीसीएस से हो या कोई कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, सबको एग्जाम, नेट, जेआरएफ, गेट एंड ऑल सबको निकालना पड़ता है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अगर आप नॉर्मल जगह से होते हुए 1 रैंक ले आओ, टॉप 10 रैंक पे आ जाओ, तो आपको ज्यादा पूछा जाएगा। एंड जो अच्छी यूनिवर्सिटी से वो भी अगर करके आते तो उनका भी वो रहता है, तो बाद में जाके सबके लिए एक ही लाइन हो जाती है कि आपको कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करना होगा, राइट। उसके बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मैं एग्री करूंगा आपकी बात से कि हम बेसिकली दो सिनेरियो पे बात कर रहे हैं कि एक जो अच्छे कॉलेज में चल जाते हैं, जो एग्जाम्स के थ्रू पहुंचते हैं, आईआईटीज में जैम का एग्जाम होता है आईआईटीज में एमएससी के लिए, ठीक है, उसके थ्रू ही मैंने एमएससी करी है आईआईटी कानपुर से। तो उसके एग्जाम होता है, देन लाइफ साइंस के बारे में मैम ने बताया, उसके थ्रू आप अच्छी जगह से आप एमएससी कर सकते हैं। एक्सपोजर का आपको बहुत अच्छा साथ मिलता है अपनी जर्नी में। बट फिर से मैं अपनी बात को रोक के ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका नहीं होता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कि जैसा मैम ने बताया कि बाद में सबको एक ही लाइन में आना पड़ता है अगर आपको पीएचडी करनी है। हाँ, बट आपका अगर अच्छी जगह हो जाता है, जैसे हम ट्वेल्थ के बाद नीट की बात करते हैं, एमबीबीएस की बात करते हैं, आपको कम फीस में अच्छा आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं हमारे लाइन में। उसके बाद बीएससी के बाद हम एमएससी की बात करते हैं, अगर उस एग्जाम में हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, एक्सपोजर हमको अच्छा मिलेगा। नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे जाके हमको गेट और नेट जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसमें आपको एक ही लाइन में खड़ा होना है, ठीक है। तो मैम हमारे पास लेस देन 4 मिनट्स हैं अभी। तो मैं आपका एमएससी का एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगा कि आपका एमएससी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एमएससी का एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब दैट टाइम पे आई वाज लाइक कि सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम्स होते थे, जैसे ओके। ग्रेजुएशन में तो ईयर बेस्ड होते थे। सो जैसे मेरा माइक्रोबायोलॉजी था तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा था, जैसे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ के जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आपको वहां पे आइडिया लग जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस में अब और ज्यादा, मतलब खुद को रिफाइन आप कर पा रहे हो। तो राइट। मेरा इंटरेस्ट आया कि मैं अब मेडिकल फील्ड में जाना चाहूंगी, जो कि मेरा स्टार्टिंग 12 के बाद से जनरेट हो गया था। एंड माइक्रोबायोलॉजी में भी कहे वो हेल्थ वाला पर्सपेक्टिव था ही ऑलरेडी।
ओके। तो मैंने फिर सफदरजंग हॉस्पिटल से इंटर्नशिप किया था, जो मास्टर का प्रोजेक्ट होता है। ओके। इसमें हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी जो कि मेरे टाइम पे भी होता था और आज भी होता है। और बहुत सारी कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट्स, आई वांट टू से कि वो बेनिफिट भी ले लेते हैं स्टूडेंट से। आपका जो मास्टर का प्रोजेक्ट होता है वो कुछ हम समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, कि आप 6 मंथ्स का कर लोगे तो आपको पता नहीं कितनी बड़ी कंपनीज आके कितना बड़ा पैकेज देंगी एंड ऑल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आई वांट टू से। वो 6 मंथ्स के इंटर्नशिप आपको एक्सपोजर देती है रिसर्च का, कि आपने जो भी अपने ग्रेजुएशन मास्टर में जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से कराते हैं, कुछ में नहीं कराते हैं। तो राइट। मास्टर के प्रोजेक्ट्स में आप बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। आप चाहो तो सफदरजंग में भी ऑप्शन आता है, एम्स हो गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हो गए। कुछ लोग उसके लिए बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, 15,000 पर मंथ एंड ऑल। और दे प्रॉमिस कि आपको जॉब दे देंगे एंड ऑल। पर अगर 10 लोग कर रहे हैं तो आई कैन गारंटी वो 10 के 10 को जॉब नहीं देते हैं। एंड अगर आपको देंगे भी ना तो इतना स्मॉल अमाउंट होगा कि आपको लगेगा कि वो वर्थ इट नहीं है। तो अगर आपको इंटर्नशिप करनी है, अ, अच्छे इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करो। आप जैसे आईआईटी भी ऑप्ट करता है। बहुत सारे रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी हो गया, एनआईआई, आईसीजीईबी, एनआईपीजीआर, दिल्ली में। और जो मतलब कोर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी खास बात ये है कि यहाँ पे आपको फीस बहुत कम रहती है, प्लस आपको रियल रिसर्च का एक्सपोजर मिलता है। एंड अगर आप बहुत ही अच्छा करते हो तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं कि अच्छा, ये कैंडिडेट अच्छा है एंड हमारे पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो उस कैंडिडेट को वहां पे रख लिया जाता है अगर आपने बहुत अच्छे से किया है। तो अच्छी जगह से यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि मास्टर का प्रोजेक्ट अगर हो सकता है तो ट्राई करो कि बहुत अच्छी जगह से करो। एंड कोई भी कंपनी जो बस पैसे लेके आपको बस डिग्री दे देगी, मतलब वो प्रोजेक्ट करा देगी विदाउट लर्निंग एनीथिंग, वहां पे मत जाना। ओके। अगर आपको आगे करियर में जाना है, जस्ट फॉर द डिग्री पर्पस है, तो यू कैन डू इट। ओके। सो बेसिकली अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, कि जो आप कुछ लेवल पे अपने करियर को लेके जाना चाहते हो इन रिसर्च फील्ड। जैसा मैम ने बताया कि इंटर्नशिप आपको अच्छी जगह से करनी चाहिए, ठीक है। और इंटर्नशिप भी ऐसे नहीं कि हमारे को पैसे लेके या फिर वो जॉब ऑफर कर रहे हैं तो हम वहां से इंटर्नशिप कर ले, तो उन चीजों के बारे में भी हमको ध्यान रखना है। तो मैम अभी तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम मैम से बहुत डिटेल में और बातें करने हम्म। वाले हैं। तो मैं आपको कंक्लूड कर दूं कि हमने इस कन्वर्सेशन में करियर के बारे में बात करी इन बायोलॉजी फील्ड। तो मैम थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो जरूर मैम के साथ कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम मैम का पीएचडी के बारे में और एम्स के बारे में और बातें करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। वेलकम।